फिर उसके बाद में क्या हुआ, सडनली मेरे एक कोई रिश्तेदार और भी कोई वहाँ पे अचानक मिले मुझे दूर के, तो उन्होंने मेरा एक बहुत बड़े सोमानी ग्रुप है वहाँ पे मुंबई में, वहाँ पहचान करवा दी। जिनकी टाइल्स वगैरह होती है भी है। अच्छा, तो अच्छा। सोमानी ग्रुप है, बांगड़ सोमानी बहुत फेमस थे। तो एक तो सोमनाथ जी सोमानी कुछ नाम था उनका। तो उनको है ना एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी थी जिसको हनीकुंभ बीमारी बोलते हैं। अच्छा। हनीकुंभ बीमारी जो लंग्स की बीमारी होती है वो ठीक नहीं होती, कोई डॉक्टर ठीक नहीं करता उसको। ओह। तो मेरे उसमें क्या होता है सर? हाँ, नहीं उसमें वो हनीकुंभ की तरह, हनीकुंभ मतलब एक जैसे हाँ, वो मधुमक्खी के छत्ते ऐसा, उसकी तरह वो समझो लंग्स हो जाते हैं, तो वो सांस लेने में दिक्कत वगैरह होती है उनको, सांस वगैरह फूलती है। तो उन्होंने मुझे चैलेंज के साथ बोला तो इसको ठीक कर सकता है। तो अब देखिए मैं बिल्कुल नया आदमी, कभी बड़ी बीमारी पे काम किया नहीं, कभी लिया नहीं केस हाथ में। मैंने कहा हाँ जी करूंगा। देखिए क्या होता है, आप जब कोई बड़ा चैलेंजिंग टास्क लेते हो ना, तो अब आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आ गई ना कि अब मैं मुझे हारना पसंद नहीं है, जैसे बोलते हैं ना। हाँ। तो फिर मैं रात दिन स्टडी करने लगा, पढ़ने लगा, और भी ज़्यादा स्टडी करने लगा, यार क्या बीमारी है, क्यों ठीक नहीं होती, क्या प्रॉब्लम क्या है। और मैं तो नेचुरली जानता ही था। तो लकीली मैंने उनको मेरी स्टडी के माध्यम से मैंने उनको सचमुच काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाके उनको ठीक किया। और ठीक करने के कारण है ना, समझो मैंने उनके सामने प्रपोजल रखा कि सर मैं ऐसे ऐसे नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, मुझे हॉस्पिटल खोलना है, तो इसके लिए कोई मुझे आप गाइड कीजिए। छुट्टी उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने तो लाभ लिया था मेरे से। उन्होंने कहा अरे मेरा एक चौपाटी के ऊपर मेरा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ी है ट्रस्ट की, उतनी जो वो यूज़ नहीं हो रही है, तुम काम करो वो ले लो। वाह। यानी कि 30 बेड की हॉस्पिटल समझो, इतने कमरे, अच्छा। 30 बेड की। हाँ। और वो चौपाटी बिल्कुल समुद्र के सामने, मरीन ड्राइव पे। जरा सोचो, बहुत फेमस है। फेमस वो जगह उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दी। उन्होंने कहा देखो मैं आपको कुछ पैसा नहीं लगाऊंगा, अब आपको जो करना है कर लो जाओ। तो ऐसे खाली जगह दे दी उन्होंने मुझे। अब मैंने खैर मर के कहीं से पैसे इकट्ठे कर करके लोगों से मांग के, जैसे बोलते हैं ना। हाँ। मैंने वो जो बोलते हैं ना छोटे मोटे स्टेथोस्कोप ने, बेड ने, चादर ने, बोलते हैं जो चाहिए। हाँ। सब खरीदी, किचन के सामान जो भी खरीदे। तो ऐसे करा के फिर धीरे धीरे वहाँ पे मैंने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया। करीब मेरे 18-20 स्टाफ मेरे हो गए उसी मुंबई में। हाँ। जहाँ मैं सड़क पे मतलब घूमता फिरता था कभी, और मेरे पास बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े सेठ लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते थे, क्योंकि मैंने कैंसर पे काम किया। कैंसर पे काम इसलिए किया कि मेरा ये मानना था कि आप अगर किसी फील्ड में जाते हो ना, अगर आप अपनी यूनिकनेस नहीं क्रिएट करोगे ना, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना था कि अगर मैं प्राकृतिक चिकित्सक बना हूँ, तो मैं बोला मैं ऑर्डिनरी बीमारी पे काम नहीं करूँगा, ये जो वजन घटाऊँ, उन्हें डायबिटीज ठीक करूँ, उन्हें ब्लड प्रेशर ठीक करूँ, नहीं, कैंसर। और कैंसर पे काम करना पड़ा, चैलेंजिंग टास्क था। तो मेरा मानना क्या मालूम है, द मोर चैलेंजेस यू टेक, द मोर यू एक्सप्लोर योरसेल्फ। तो आप चैलेंज लोगे तो अपने आप को खोलोगे ना। नहीं तो आदमी चैलेंज नहीं लेता, और रूटीन में वही काम जो कंफर्टेबल होता है, अगर वैसे काम में अगर उलझता है तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने हार्ड टास्क अपने हाथ में लिया, और उसके कारण मुझे तकलीफ भी बहुत हुई, क्योंकि बहुत मरते केस, एकदम बड़े डिफ़िकल्ट केसेस मुझे डील करने पड़े, मुझे स्टडी करनी पड़ी, मुझे कई बार मेडिकल डॉक्टरों की मदद भी लेनी पड़ी। मतलब क्यों, मैं खतरनाक केस पे काम करता था, बोलता ना अब मरा तब मरा, ऐसे लोगों पे। तो उसके कारण मेरी जो है ना बहुत ज़बरदस्त, बोलता है ना, डिफ़िकल्ट केसेस पे काम करने की आदत पड़ गई। सर एक बात बताइए, जैसे कैंसर का आप पे मतलब शुरुआत में चैलेंजिंग आपने काम लिया। हाँ, कि मैं कैंसर पेशेंट्स को ठीक करूंगा। हाँ। कैंसर पेशेंट्स को अगर आज भी कोई अगर नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टर ठीक करने की कोशिश करता है, तो पेशेंट के दिमाग में ही भर दिया जाता है कि नहीं ठीक होगा, तो कहाँ जा रहा है ना। हाँ। आपको ये सब चैलेंजेस नहीं आए? नहीं, देखिए क्या हुआ कि मेरे सामने क्वेश्चन क्या था मालूम है, मैंने एक ही सिद्धांत पे काम किया कि इन ए हेल्दी बॉडी कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव। सिंपल सा साइंस कि स्वस्थ शरीर में कैंसर टिक नहीं सकता। देखिए मैंने जब स्टडी की ना, तो मुझे पता चला कि अगर बॉडी में डिजीज कंडीशन डेवलपमेंट होती है तो कैंसर सेल डेवलपमेंट होता है, लेकिन हेल्दी कंडीशन जब बॉडी में डेवलपमेंट होती है तो कैंसर सेल फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता। क्यों? उसको फीड करने के लिए जो एसिड, शुगर, लो ऑक्सीजन चाहिए वो मिलता है तो वो ग्रो करता है। तो मैंने उसका साइंस समझ लिया था कि यार कैंसर ग्रो ही क्यों करता है और होता ही क्यों है। तो मैंने कहा कि मैं क्यों कैंसर से लड़ाई करूं, लोगों को मैं क्या बोलते हैं कि मैं हेल्दी बनाने की कोशिश करूं।
तो मैंने ना लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके गया और लोग अपने आप सेल्फ फीलिंग पावर जो बॉडी में होती है वो ठीक करते चले गए। तो अभी आप देखिए कि कैंसर पर जो मैंने काम किया ना, मैंने कम से कम 10-12 कैंप कभी अभी तक किए होंगे, मतलब कैंसर के, जिसमें मैंने 50-50, 100-100, 200-200 एक साथ कैंसर के मरीज लेकर मैंने महाबलेश्वर में, मैंने नैनीताल में, मैंने गुजरात में, अनावल एक जगह है गुजरात में सूरत के पास, वहाँ पर, तो मतलब मैंने बहुत बड़े बड़े कैंसर कैंप किए प्रूव करने के लिए और उसमें बहुत सफल रहा। सुनील दत्त भी मेरे साथ में थे इसके अंदर। दामोदर उनकी वाइफ को भी कैंसर था। नहीं, उनको तो कैंसर था, लेकिन वो तो उस समय खैर वो उस कारण से मेरे संपर्क में नहीं थे। अच्छा। पर सुनील दत्त कैंसर के ऊपर काम करते थे। तो हमने जब महाबलेश्वर में कैंप किया तो वहां पर हमने फिर जो सक्सेसफुल केसेस हो गए तो सुनील दत्त ही हमारे साथ थे। तो हमने दामोदर हॉल में हमने सारे कैंसर के मरीजों को प्रेजेंट किया वहां पर। अच्छा। ठीक है ना। तो इस तरह से तो मतलब इसके कारण जो है ना मेरी वो काफ़ी वैल्यू बनी। लेकिन ये सब मेहनत करते करते एक समय ऐसा आया, मैं इतना भयंकर बीमार पड़ा कि बीमार पड़ के मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं हॉस्पिटल चलाना मुश्किल हो गया और मुझे हॉस्पिटल छोड़ देना पड़ा। ओहो। क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल बिगड़ गई थी, क्योंकि कई दिनों का बोलते हैं ना, स्ट्रेस, खान पान गड़बड़ उस समय से वो सब चल ही रहा था मेरा। तो फिर बीमार पड़ा तो अब मैं चला नहीं पा रहा था। तो फिर ऐसी स्थिति भी आई कि मुझे उनको सुपुर्द कर देना पड़ा बिल्डिंग। और उसके बाद में मुझे फिर एक बांद्रा में एक चाल है, रेलवे चाल, जहाँ पे एक कमरे वाले जो रेलवे के नौकर होते हैं ना, वो खुद किचन में रहते हैं। बाहर का एक कमरा 2-3 बेड लगा के उनको देते हैं भाड़े पे। तो मैं और मैडम एक बेड पे वहाँ पे हम लोग रहते थे उस समय, यानी कि 18 जहाँ नौकर थे मेरे। हाँ। मैं अपने ही जो स्टाफ जो मेरे यहाँ मालिश करते थे ना, उनको मैं बोलता था कोई कस्टमर है तो बता देना जरा। एक समय वैसा भी आया, लेकिन वो 2-3 महीने का समय था। लेकिन मैंने चूंकि काम जो किया था ना उसका नाम बहुत था, मेरी वैल्यू बहुत थी। तो लोग मुझे ढूंढते हुए आए गुजरात से। उन्होंने कहा कि शर्मा जी आप गुजरात चलो, क्योंकि मोरारजी देसाई के साथ मेरा संपर्क था। अच्छा। तो उन्होंने भी रेकमेंड किया कि शर्मा जी फ्री है, अभी बुला लो उनको गुजरात। तो उनका एक सेंटर था, उसको स्वराज्य आश्रम कहते हैं, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो स्थान है। तो वहाँ पर जाकर मैंने फिर हॉस्पिटल थोड़ा 1-2 साल चलाया और वहाँ पर ही फिर मैंने बड़े बड़े कैंसर कैंप किए। मेरे पेपर में काफ़ी नाम आया। तो उसके कारण वो और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी उस समय, क्योंकि उस समय फिल्मों में ना टीवी नहीं था ना। हाँ। तो उस समय क्या होता था, फिल्मों में ना एक न्यूज़ रिव्यू आती थी एक ज़माने में, एक बहुत पहले, आप शायद पता नहीं, आप तो छोटी हैं शायद। हाँ। तो मैं मतलब आज से कोई 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 40 साल पहले की, कि फिर न्यूज़ जो आता था ना वो खाली फिल्मों में आता था। लोगों को वैसे न्यूज़ जानने को नहीं मिलता, रेडियो में सुनने को मिलता था। हाँ। तो वो न्यूज़ रिव्यू में हमारा डॉक्यूमेंट्री बनी हमारे ऊपर। मतलब इस तरह के काम हुए मेरे। तो उसका प्रभाव पड़ा दिल्ली पे। अच्छा। तो फिर वहां से मुझे लोग जो है ना दिल्ली लेके चले गए। क्या बात है, आप कहाँ, बैंगलोर, मुंबई, फिर दिल्ली? मुझे दिल्ली का पता ही नहीं था, बता रहा हूँ मैं तो। लेकिन वो दिल्ली भी यूँ लेकर आ गए कि वो कहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, मतलब बोलता है ना बहुत सारे प्रॉमिसेस करके, आपके लिए ऐसा कर दूंगा करके दिल्ली ले आए। और फिर दिल्ली आ गए तो फिर हम बस दिल्ली में आकर फिर हम लोग इस फील्ड में आ गए। लेकिन इसमें एक बात क्या समझने की मालूम है, उसके बाद भी हमने हॉस्पिटल चलाया दिल्ली में और बहुत सफल रहा। और जितने कैंसर के मरीज मैंने आज तक ठीक किए थे, मैंने सबको दिल्ली में इकट्ठा किया, करीब 40 मरीजों को इकट्ठा किया। मैंने बुला के और उनको मैंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितने दिल्ली के प्रेस वाले सबको बुलाया, और हिंदुस्तान टाइम, नवभारत टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर फ्री प्रेस, जनरल, सबको बुलाया मैंने, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, और सब मैगजीन वालों को बुलाया। और उसके कारण इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि उसके कारण बड़े बड़े इंडिया से लोग और बाहर से लोग मेरे संपर्क में आए, मेरे यहाँ हॉस्पिटल में रहते थे उस समय। और मैंने राष्ट्रपति भवन में मैं सारे 40 मरीजों को ले जाकर मैंने वहाँ पर ज्ञानी जेल सिंह उस समय प्रेसिडेंट थे, उनके सामने सारे मरीजों को प्रेजेंट कर दिया। क्योंकि मेरा मानना क्या है कि अगर आप कोई काम करते हो ना तो उसको हा हुल्ला करो, चिल्ला के बताओ लोगों को। हमें ये कहा जाता है सर बताओ मत, एक्शन जो है वो दिख जाएगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने जानबूझ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा डोंट आस्क मी, मतलब मैं कितना एक्सपर्ट हूँ मत पूछो, मरीजों से पूछो कि इनको क्या फ़ायदा मिला, ये बताएंगे ना कि कितना भयानक कैंसर था और कैसे ठीक हुए लोग।
सही बात। तो वास्तव में मरीजों ने जो एक्सपीरियंस बताया ना, तो उसको हर मरीज ने तो वो चीजें ज्यादा लोगों को अपील की, क्योंकि उनके अनुभव आए, उनके फोटोग्राफ आए सारे न्यूज़पेपर में। तो उसके कारण जो है, अच्छा फिर राज्यसभा लोकसभा के 400 मेंबर के सामने उस समय रामचंद्र विकल एक बहुत बड़े वो थे MP, वो हमारे बीच थोड़े भगत टाइप के थे। तो उन्होंने अपने वहाँ पे जो बड़ा बंगला मिला था उनका, जो MP को मिलता है, वहाँ पे उन्होंने 400 लोगों को बुलाया। उस समय बलराम जाखड़ वगैरह सब ये सब लोग जो थे, के बिरला वगैरह उस समय थे हमारे संसद में। तो सारे 400 सांसदों को हमने अनोखी दावत के नाम से एक दावत दी, जिसमें कोई कुक फूड नहीं था, सब रॉ फूड था। और वो अनोखी दावत में सब लोग आए और उसमें कैंसर प्रेजेंटेशन किया, और उससे भी लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला। तो मतलब, और उसके कारण जो है ना, ज्ञानी जेल सिंह जी भी मेरे प्रेसिडेंट रहे, वेंकटरामन जी मेरे प्रेसिडेंट जो थे वो भी प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति भवन में बुलाते थे मुझे अपने ट्रीटमेंट के लिए भी कई बार। और वाजपेयी जी भी मेरे यहाँ पे आए हुए हैं मेरे सेंटर पे, और मेरे साथ मरीज पेशेंट रहे मेरे, और मेरे मरीजों को मिलके भी गए हैं वो काफ़ी लोगों को। तो मतलब इस तरह देवीलाल जी भी थे हमारे संपर्क में, इस तरह से चौधरी देवीलाल जी जो थे। तो मतलब इस तरह से उस जमाने में इंदु जैन जो टाइम्स ऑफ इंडिया की मालिक है, वो भी हमारे प्रेसिडेंट थी, वो भी उसके, मतलब इस तरह से बहुत लोग हमारे संपर्क में रहे उस समय, बड़े बड़े सब। तो मतलब, तो मेन चीज, एक चीज क्या मैंने समझी मालूम है कि आप अगर किसी क्षेत्र में जाते हो ना, और पूरे दिल से पूर्णता के साथ उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से अगर आप समझ के उसका उपयोग कर रहे होते हो ना, तो उसका लाभ किसी न किसी रूप में मिलता ही है। तो मैंने पूरे दिल से काम किया और मैंने काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त की, जो मेरे फील्ड में मेरे अलावा अब तक किसी और ने कभी ऐसी सफलता प्राप्त नहीं की थी आज तक हिस्ट्री में। बात तो आप सही कह रहे हैं सर। और कितने फेलियर्स, कितनी बार आप गिरे हैं, कितनी बार उठे हैं। इंसान एक बार गिरता है तो सोचता है कि भैया आप कभी उठ नहीं पाऊंगा। आपने कितना देखा। और तो मतलब, तो कहने का मतलब क्या होता है कि तो आप अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, तो आप उस क्षेत्र में, बोलते हैं ना, पूरा दिल लगाकर, है ना, आप उसके साथ पैशनेट होकर डूब जाइए। तो मुझे लगता है पैसा और नाम जो है ना, मुझे क्या लगता है कि ये सेकेंडरी है। आप काम करो। देखिए, आप जितना बड़ा होते जाओगे ना, मेरा ऐसा मानना है, उतनी आपकी परछाई बड़ी होती जाएगी। तो लोग क्या करते, परछाई को पहले देखते, बड़ी हुई कि नहीं अभी तक। अरे भाई, परछाई थोड़ी बड़ी होगी यार, तू बड़ा हो ना। तो मैंने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि मेरा नाम कितना हो रहा है या पैसा कितना मिल रहा है, क्योंकि हम उस समय ट्रस्ट था तो बड़ी मुश्किल से सैलरी लेते थे, तो काम चलाओ, हमारा खर्चा निकल जाता था, और पैसों की तरफ इतना ध्यान था भी नहीं। तो उसके कारण जो नाम और जो यश मिला, बड़े बड़े संत महात्मा भी आए मेरे संपर्क में जो कैंसर से मरीज थे, क्योंकि जब मेरा नाम इतना सब इंडिया में हो गया तो पूरे वर्ल्ड से लोग मेरे पास आने लगे। तो इस तरह से, लेकिन तो अब यहाँ पे क्या था कि ये सब बातें बताने का अर्थ क्या होता है कि उस समय तक मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं था कि मैं कभी रेकी मास्टर बनूंगा, या मैं कभी पास्ट लाइफ के ऊपर काम करूंगा, मैं यहाँ इस विज्ञान में जाऊंगा, मेरे दिमाग में भी नहीं था बिल्कुल। फिर कैसे सर, मतलब आप कहाँ डॉक्टर, और फिर ऐसे घूम के आप इस बिल्कुल अलग चीज में 20 साल मैंने हॉस्पिटल चलाया, और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सामने क्वेश्चन क्या था कि जो लोग मेरे पास में आते थे कैंसर के मरीज, वो हर 6 महीने साल भर के बाद दोबारा फिर आ जाते थे, जैसे कोई जो बीमार होते थे। मैंने कहा यार ये क्या, ये टूट फूट के गलतियां करके आते हैं, मैं इनको डेंटिंग पेंटिंग करके रिपेयर करता रहता हूँ। तो मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी तो इन खाली ये गलती करने वाले लोगों के सुधारने में ही खत्म हो जाएगी। मैं बोला मैं कितने मरीजों को ठीक कर लूँगा, 30 बेड का हॉस्पिटल होता है तो कितना मरीज ठीक करूँगा। तो मैंने कहा नहीं, और मेरा इंटरेस्ट शुरू से ये था कि लोगों को जगाना चाहिए, और जिसको जागने का शौक होगा ना, वो जागेगा ही। तुम्हारा काम है इशारा कर दो। सही बात। तो मैंने, है ना, बी योर ओन डॉक्टर के नाम से उस हॉस्पिटल में भी मैं एक कोर्स रखता था कि मैं, और ये कहता था कि मंथ एंड वीकेंड में मेरा ये 2 दिन का कोर्स चलेगा, मास्टर योर ओन हेल्थ, यानी तो बी योर ओन डॉक्टर। अगर आपने इसको अटेंड नहीं किया तो पूरे परिवार के साथ, तो अगली बार मुझे कंसल्टेशन करने मत आना, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को क्यों मदद करूं जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है अपने आप को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद ठीक करने का। मतलब मैं क्यों उनके पीछे मरूं भाई। मतलब ये सीधा साधा हिसाब था। तो मैंने कहा मैं उस आदमी की मदद करूंगा जो खुद की मदद करता है, क्योंकि परमात्मा भी ऐसे करता है ना, मेरा बाप भी ऐसे करता है, मेरा परमात्मा भी ये बोलता है। नहीं, परमात्मा कहता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो परमात्मा कहता है तू हिम्मत करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। तो मैं भी लोगों को ये कहता था। बहुत अच्छा। तो इस तरह से जो है,
तो फिर मैंने उसी समय मैं सोचता था कि यार कैसे लोगों को सिखाऊं, एजुकेट करूं, उनको गाइड करूं जिससे कैंसर के मरीज ना बने, बड़ी 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 बीमारियां ना कमाएं ये लोग। तो उसी समय क्या हुआ, रेकी मेरे संपर्क में आ गई। अच्छा। और रेकी पे मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, बता रहा हूँ। मुझे किसी ने मुझे कहा ना रेकी से टच करके तो लोग ठीक होते हैं। मैंने कहा पागल है, उल्लू बनाता है। मैं बोला भारत है, यहाँ तो लोग 50 तरह के करते रहते खेल, तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया। ये तो और क्या कहते हैं, ये तो मेरे एक डॉक्टर दोस्त था कोई अपोलो हॉस्पिटल में चेन्नई में, उसने कहा कि मेरा एक रेकी कोर्स ऑर्गेनाइज करो। मैंने कहा पागल हो गया तू, क्या इस चीज में उलझ के रह गया है। तो उसने कहा नहीं करो तो सही। दोस्त था तो मैंने कर दिया। बड़ी भीड़ आई, बड़े लोग आए। और मैंने मैडम को कहा भैया देखो मुझे तो शौक नहीं है, तुझे सीखना है तो बैठ जा। तो वो बैठ गई, मैं बाहर बैठा रहा, मैं अंदर गया ही नहीं। मतलब उसके अंदर, क्योंकि मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट की तरह ना लोगों के पैसे लेना और वो, क्योंकि मदद कर रहा था उसकी। फिर 3 महीने के बाद फिर बोला कोर्स कर ऑर्गेनाइज कर, तो मैंने फिर किया। तो उस समय फिर इतनी और भीड़ आई और लोग आगे क्या बोलने लगे, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ठीक हो गया। मेरा माथा खनका। मैं बोला यार साइकोलॉजिकल है, प्लेसिबो है, ऐसे कैसे ठीक हो गए? कुछ टच खाली टच करके ठीक हो गए। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है यार? क्योंकि मैं थोड़ा साइंटिफिक मिजाज का आदमी था पहले से भी। तो फिर खैर मेरे हॉस्पिटल में एक लड़की का, एक मैडम ने जो है ना, डॉक्टर सविता ने जो सीखी हुई थी, उन्होंने एक बड़ा फोड़ा जो है ना 15 मिनट में दर्द निकाल के उसको आराम दे दिया ना। बस उस दिन से मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा ये कैसे हो गया? उसके बाद मैंने खोज करनी शुरू की और सूक्ष्म ऊर्जा का जो जगत है वो मेरे सामने खुल गया। और फिर जैसे ही मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया ना, मेरे सामने पहली बार मुझे ये सारा विज्ञान समझ में आने लगा कि हम सिर्फ भौतिक नहीं है, हम सूक्ष्म है और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर भी है हम लोग। मतलब हम तो मुझे ना जितना सूक्ष्म विज्ञान था वो सारा धीरे धीरे ओपन होने लगा। और मुझे फिर ये पहचान में आने लगा कि मानव रेखी तो छोड़ो, हाथों से हीलिंग करने की ताकत के अलावा टेलीपैथी, इंट्यूशन, थर्ड आई, सबकॉन्शियस, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, मतलब अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, कुंडलिनी एनर्जी, चक्रा, ऑरा, मतलब इतना सब कुछ ऐसा ऐसा गहरा ज्ञान उसके अंदर था। तो फिर मैं उसके अंदर लगातार डूबता चला गया। और उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया, इस दुनिया में भगवान ने हर आदमी को भगवान की तरह ही पैदा किया है। यानी कि सोने के टुकड़े ने सोना ही पैदा किया है। यानी कि एवरी पर्सन इज ए गोल्ड, क्योंकि वो गोल्ड का टुकड़ा है। अब ये आदमी पहचानता नहीं है। इतनी क्षमता और शक्ति भगवान ने दी है कि आपको भगवान ने मांगने लायक नहीं छोड़ा, बता रहा हूं मैं। वो कहता है यू आर द क्रिएटर, तू सोच और क्रिएट कर संसार में, कोई तुझे रोक नहीं रहा है संसार में। तो आप जरा सोचो, इतनी ताकत भगवान ने दी, उसके बावजूद भी आदमी कमजोर बन के, असहाय बन के ज्योतिष के पीछे भाग रहा है, बाबाओं के पीछे भाग रहा है, तांत्रिक के पीछे भाग रहा है, दवाओं के पीछे भाग रहा है, लेकिन अपने अंदर जो क्षमता शक्तियां ना उसको उपयोग नहीं करता। तो सर किसी ने बताया भी तो नहीं कि हमारे अंदर शक्तियां हैं, क्षमता है, और हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। यही प्रॉब्लम थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि फिर तो मैंने ना फिर ये बीड़ा उठाया आज से 30 साल पहले, जब रेखी मेरे संपर्क में आई, कि मैंने कहा मैं लोगों को जगाऊंगा और ये शक्ति जो है मैं लोगों को सिखाऊंगा। बस उसके बाद फिर मैं और गहराई में चला गया। तो मुझे पता चला ब्रह्मांड के नियम, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, यूनिवर्सल लॉ कैसे काम करते हैं। फिर धीरे धीरे फिर पूर्व जन्म का विज्ञान सामने आया। और पूर्व जन्म जब मैं लोगों को लेके जाने लगा तो उससे और कुछ बहुत सारे जीवन के सत्य सामने आने लगे। तो मुझे लगा कि यार क्या रोना क्या खोना, हजारों जन्मों से पता नहीं कितना सब कुछ छोड़ते हुए आ रहे हैं, इस जन्म में भी पता नहीं क्या छोड़ के चले जाइए। तो कौन मरा तो अगले जन्म में फिर मिला। और वो तुम भी पिछले जन्म में मरे तो कौन से मरे, इस जन्म में फिर आ गए ना भाई, और अगले जन्म में फिर आ जाओगे। तो तुम और फिर तुम्हारा ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये जो कर्मा थियरी, ये सब पुण्य पाप सब समझ में आने लग गया। स्वर्ग नरक ने, मोक्ष ने, जितने भी जो रहस्य थे ना वो सब एकदम खुल गए। क्योंकि मेरी तो नेचर है कि अगर मैं किसी विषय में जाता हूँ तो पूरा अंदर डूब जाता हूँ, गहराई में चला जाता हूँ। तो मैं इस क्षेत्र में भी आया तो मैं इस गहराई में चला गया। और फिर ब्रह्मांड के नियम मुझे समझ में आ गए कि ये ब्रह्मांड में आपको जो चाहिए आप रच सकते हो, बस आप यू आर द क्रिएटर। तो अभी मैं बताना चाहूँगा हमारे खास करके दर्शकों को कि
मैं जब 45 साल की उम्र तक जब मैंने हॉस्पिटल चलाया ना मेरे यहाँ, तो मेरे पास एक स्कूटर लेने की भी ताकत नहीं थी। बल्कि मैं राष्ट्रपति भवन में जाता था ना, हाँ। तो स्कूटर पे जाता था और मेरे को वो रखने के लिए जगह बड़ी मुश्किल से जगह देती थी। क्यों मालूम है? जो आता है राष्ट्रपति भवन में तो कार लेके आता है और वो उस वक्त भी सर प्रोटोकॉल लेके ऐसे अंदर लेके जाते हैं फिर। हाँ। पता है, लेकिन वो पुलिस वाले कहते थे, मतलब वो कहते थे कि यार तू कैसा आदमी है, मतलब तेरा स्कूटर रखूँ तो रखूँ कहाँ, बोले जगह ही नहीं यहाँ, तो कार पार्किंग है यहाँ। तो खैर वो अपने मोटरसाइकिल के पास कहीं रखवाते थे। हाँ। तो मतलब ऐसी हालत थी। इसका कारण क्या था मालूम है? कि मैंने ना गरीब बने रहने के अच्छे नियम अपना लिए थे। आध्यात्मिक मिजाज था मेरा, क्या करना पैसों के पीछे भाग के, पैसा दुख की जड़ है, मतलब पैसे वाले कौन से सुखी रहते हैं, ये पैसे सब। और मतलब तो मतलब ये मतलब संतोष में रहो, जितना चादर उतना ही पांव पसारो। हाँ, ये लग्जरी, ये तो हमें भी सिखाया गया है। तो चौंचले हैं अमीरों के, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब मेरे खुद के ये सब सोच थी मेरी खुद की। तो गलत तो नहीं है ना सर? गलत नहीं भाई, गलत इसलिए था कि मेरी हालत जब बच्चे बड़े होने लगे ना, 4-5 साल के, स्कूल में एडमिट करना पड़ा ना और फीसें सर पे आई ना, तब पता चला कि भाई दिल्ली जैसे शहर में इतने कम पैसों में सैलरी में रहना बड़ा मुश्किल काम है। मनी मस्ट बी क्रिएटेड, नहीं तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा। और स्कूटर लेने की ताकत नहीं, और बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा, फिर मेरे दिमाग में एक डायलॉग आया कि नहीं शर्मा, यू मस्ट बिकम रिच नाउ, तुझे पैसे वाला बनना चाहिए, तो ऐसा तो जीवन चल नहीं सकता। सिर्फ एक थॉट बदला कि आई मस्ट बिकम रिच। तो फिर सवाल पैदा है कि रिच बने कैसे भाई? नहीं, हाउ टू बिकम रिच। तो मैंने कहा रिचनेस आती कहाँ से? वो नियम समझने की कोशिश की। तो मुझे पता चला 3 तरह के लोग हैं ना भाई, एक तो नौकरी पेशा या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल। तो मैंने कहा मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ। तो मैंने कहा कि प्रोफेशनल हूँ, तो मैंने कहा क्यों कोई आदमी मुझे पैसा देना चाहेगा? ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कुछ अपने अंदर ऐसी चीज पैदा कर कि जिससे लोग तेरी वैल्यू करें। तो इसका मतलब है कि आई मस्ट क्रिएट माई वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैं जिस क्षेत्र में रेकी में गया ना, मैंने कहा दुनिया का टॉप रेकी मास्टर बनूंगा। इसलिए पूरा उस सब्जेक्ट को खा गया पी गया समझो। और इसके कारण मैंने देखो, अगर मैं किसी फील्ड में जाता हूं ना, तो मैंने कहा ना मैं परफेक्शनिस्ट टाइप का मिजाज का आदमी हूं। तो उसके अंदर मैं मैक्सिमम रेकी को बोलते ना, उसको जितना समझना था समझ गया। और पास्ट लाइफ में गया तो पास्ट लाइफ को समझ गया, मान लो ध्यान में गया तो ध्यान को समझ गया। तो ये मेरी आदत है। तो उसके कारण जो है ना, मैंने ऐसी रेकी कोर्स जब स्टार्ट किया ना, पहले दिन से, जब मैंने 30 साल पहले, मेरे स्टूडेंट जो एक बार आ गए मेरे पास, अगली बार कोर्स का मुझे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं करना पड़ा। वर्ड ऑफ कोर्स से कोर्स, वर्ड ऑफ माउथ से कि अरे बहुत बढ़िया कोर्स है, अरे बहुत बढ़िया सिखाते हैं। देखो क्या होता है, आप कोई भी फील्ड में जाते हो ना, तो यू क्रिएट योर वैल्यू इन द मार्केट। आपकी स्किल होगी, आपका टैलेंट होगा ना, तो आप जानते हैं इस दुनिया में हर आदमी एक अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। मैं कहता हूं तुम किसी फील्ड में भी हो, यू बिकम द एक्सपर्ट, पीपल वांट टू पे यू। लोग तुम्हें देना चाहते हैं और ज्यादा देना चाहते हैं अगर तुम्हारी वैल्यू अच्छी है तो। राइट। अब समझे ना। अब देखिए, उस जमाने में जहाँ 100 रुपए में भी लोग रेकी सिखाते थे, मेरे सामने हॉल में 100 रुपये में एक रेकी सिखा रहा है कोई। हाँ। और मेरे रेकी की फीस थी 3,500 रुपया। यानी कि इतना डिफरेंस। लेकिन लोग, भीड़ मेरे यहाँ रहती थी, उसके यहाँ 5 स्टूडेंट होते थे, मेरे यहाँ पे 50 स्टूडेंट होते थे। तो मैंने देखा कि पैसा देना लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं बढ़िया और क्वालिटी चीज़ है क्या जी, सही चीज़ है क्या, हमें उसकी तरफ जाना है जी। तो अगर एक, मान लो कि एक सैंडविच अगर 25 रुपये मिल रहा है और दूसरा कोई सैंडविच 100 रुपये में बेच रहा है और इतनी बढ़िया क्वालिटी टेस्टी बेचता है ना, तुम मर मर के उसको लेने के लिए जाओगे तुम। बिल्कुल। तो मतलब किसी भी फील्ड में तुम देख लो कि जो लोग वैल्यू, अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, दे अर्न मनी। आज वकील देखो ना, 10 कितने हजारों तरह के वकील है। एक वकील लाखों रुपया लेता है एक विजिट के, और दूसरा वकील वहां बैठ के खाली वो बना रहा होता है, नोटरी बना रहा होता है। तो ये खुद की वैल्यू खुद ने क्रिएट की ना भाई। तुझे अगर इतना बड़ा वकील बनना था तो तू यू कुड हैव लर्नड योरसेल्फ, यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। मान लो तो डॉक्टर तो अपने आप को डेवलप करो। आज देखो ना, किसी फील्ड में लोग जाते हैं ना, अपने आप को वापिस डेवलप नहीं करते, पता है आपको।
गवर्नमेंट अपग्रेड नहीं करते हैं। अपग्रेड नहीं करते। गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया, हाँ। किसी ऑफिस में जॉब लग गई, फिर वापस किताब पढ़ना, अपने आप को पॉलिश करते रहना, मासते रहना, नया बनाते रहना। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आज हमारे लोगों को, मैं अभी 75 की एज के बावजूद भी मैं आज भी मेरा 2 घंटा मिनिमम लर्निंग चलती है मेरा आज भी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आई डोंट नो, मुझे और जानना है। सर क्या पढ़ते हैं आप? नहीं मतलब अगर मान लो कि मैं क्या करता हूँ, देखो मेरा सिद्धांत क्या मालूम है, आप कोई भी एक नया सब्जेक्ट पकड़ लो और सिखाना शुरू कर दो। हाँ। तो फिर आपको तैयार होना पड़ता है। हाँ। जैसे अभी मान लो मैंने ना टेलीकाइनेसिस से कोर्स शुरू किया। अच्छा। तो मैं टेलीकाइनेसिस पहले तो थोड़ा बहुत अभ्यास किया, थोड़ी समझ में आ गई कि क्या चीज़ है। फिर मैंने कहा अब मैं सिखाऊंगा। अब सिखाने के लिए अब मुझे सारा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा ना। हाँ। तो मैं अब रात दिन वो उसका पूरा नॉलेज के पीछे लग गया। तो मतलब मैं अगर तो सवाल क्या होता है, मान लो तुमने आज अगर तुमने सोचा कि मैं आज मान लो मैं मटर पनीर बनाऊंगी और हटके बनाऊंगी कुछ, तो फिर तुम ऐसे मटर पनीर वाले जितने यूट्यूब है सारे देखोगी सही ना। तो उसी तरह मैंने भी है ना, फिर दुनिया में कितने तरह के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, साइंटिफिक इसकी इवैल्यूएशन क्या है। तो मतलब जब आप किसी क्षेत्र में जाते हो ना और आप किसी को कुछ नया सिखाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको भी नया बनना पड़ेगा। तो आज भी मैं नए नए कोर्स जानबूझ करके डेवलप करता हूँ, नई नई क्रिएशन करता हूँ, नया नया सीखता रहता हूँ। तो इसीलिए मैं बूढ़ा नहीं होता। ब्यूटीफुल। क्योंकि देखिए शरीर उम्र में जा रहा है, हाँ। लेकिन अंदर जो छोकरा है ना वो 20 साल वाला बैठ के अभी भी लर्निंग प्रोसीजर में है। क्या बात है सर, बहुत सही बात आपने। ये वरना लोग अपने बोलते हैं बहुत एक्सपीरियंस हो गया, रिटायर हो गया, अब क्या करना है, अब मेरी उम्र हो गई है। हाँ। मेरा मानना यह है कि 100 साल की उम्र भी हो जाए ना और पलंग पे पड़े हुए हो ना, तो पड़े पड़े भी ऐसे पूछना, ऐसे पूछ लेना, अरे बेटा वो H2O का क्या मतलब होता है, जरा बताना जरा। इतना इंटरेस्ट, यानी कि देखो जीवन किसको कहते हैं, उत्साह, और क्या, और नया क्या, और नया क्या, तो जीवन है ना। ये सीख गए, मर गए, तालाब बन गए, ऐसा जीवन जीने का क्या अर्थ है। बाप रे। तो इसीलिए मैं आज भी सीखता हूँ, लर्न करता हूँ। और फिर मैंने जब ये यूनिवर्सल लॉ समझ लिया ना जिंदगी के, हाँ। फिर मैंने कहा मैं असंभव काम करूंगा। तो असंभव काम कैसे? मैंने कहा आज तक रेखी में किसी ने 5000 लोगों को रेखी नहीं सिखाई। मैंने कहा मैं 5000 लोगों को त्यागराज स्टेडियम में मैं 5000 लोगों को रेखी सिखाऊंगा, जो दुनिया में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं सकता। अच्छा, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तो बनाया उसका? तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने। हेमा मालिनी जी हमारी चीफ गेस्ट थी, बड़े बड़े संत महात्माओं को सबको बुलाया मैंने। तो उसके फोटोग्राफ देखिए आपके सामने, अभी आएंगे इसके अंदर। तो कहने का मतलब क्या होता है, मेरी मर्जी है ना भैया, मैं कितनी ऊंचाई पे सोचूं, कितना बड़ा सोचूं, कोई रोक रहा है क्या मुझे? अच्छा, फिर मैंने जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ ना, मैंने उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जैसे पास्ट लाइफ। हाँ। अब जरा सोचिए, पास्ट लाइफ में आज तक दुनिया के सैकड़ों पास्ट लाइफ एक्सपर्ट है। हाँ। पर किसी ने भी घर में बैठकर एक साथ जो है 5000 लोगों को पास्ट लाइफ में लेके नहीं गया कोई आज तक। हाँ। नहीं, और मुझे तो शक है कि जाते भी हैं कैसे, मतलब अगर आप ऑनलाइन बस बैठे हैं और अब मैं अपने घर में बैठी हूँ, हाँ, आपने फिर भी उनको घर में बैठ के ऑनलाइन मैं उनको 5000 लोगों को मैं लेके चला गया। तो आप जरा सोचो कि क्योंकि आपके पास विजन चाहिए ना भैया, विजन चाहिए, पैशन चाहिए, एक्शन चाहिए, और सोच भी तो होनी चाहिए ना। तो मेरा मानना क्या मालूम है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये समृद्धि का सागर है। चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा ना, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओगे तो बकेट जितना। तुम भैया ड्रम लेके जाओ ना, तुम पंप लगाओ ना भाई, किसने रोका है? तो हर एक आदमी को ये सोचना चाहिए, हु इज होल्डिंग मी, कौन रोक रहा है मुझे संसार में। तो अगर ये आदमी समझ गया ना, हाँ, कि इस संसार में सब कुछ मतलब आदमी क्रिएट कर सकता है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। उसके अंदर सपना होना चाहिए, उसके अंदर पैशन होना चाहिए और बिलीफ होना चाहिए कि इट कैन हैपन। आज टेस्ला, हाँ, आज जो एलन मस्क है, हाँ, वो आज ये विश्वास करता है ना कि स्पेस पे लोगों को लेके जाया जा सकता है। लेके चला गया ना। सही बात है? लोग कहते नहीं जी विचार से कंप्यूटर चल पड़े ना। तो मतलब आदमी सोचेगा तो होगा ना।
तो मतलब और मैं तो 100 साल के बाद देखता हूँ कि लोग मार्स पे जाके बसने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो आप तो सोच रहा है तो कर रहा है ना। तो मतलब मेरा कहने मतलब क्या है, यू थिंक एंड इट हैपन्स। आज AI जैसी चीज आ गई, कभी किसी ने सोचा कि ऐसे आएगी करके? बट आदमी ने सोचा ना उसके बारे में, तो क्रिएट कर दिया ना। तो आदमी क्रिएटर है, वो दुनिया में किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। ये हर आदमी के दिमाग में बात होनी चाहिए। तो आज मैं भी मेरी रेकी में मैंने भी ये ठान रखा था कि मैं घर घर रेकी, हर रेकी पहुंचा दूंगा। तो इसीलिए आज मैं 2.25 मतलब करीब करीब 22 लाख के करीब मैं लोगों को रेकी में ट्रेन कर चुका हूं ऑनलाइन। वाओ, क्यों? मेरी मर्जी। क्या बात है सर, क्या बात है, सच में दिल खुश हो गया सुन के। सर आपने जीवन में इतना कुछ हासिल किया, कितनी बार उठे, कितनी बार गिरे, बहुत आपका मैंने पूरा जितनी जर्नी सुनी है मेरा दिल असल में बैठ गया सुन करके। इतना हौसला, इतनी हिम्मत बनाने के लिए भी ना बहुत मेहनत लगेगी। सर ऐसी सारी जर्नी में तनाव ने आपको तोड़ा कभी, और तनाव नहीं हुआ? देखिए पता नहीं इसमें योगिता जी क्या है, मुझे क्या लगता है कि इसमें मेरे पुनर्जन्म का थोड़ा रोल है। आपको तो अपनी लाइफ भी पता है। नहीं, मुझे बता रहा हूँ। हाँ। क्यों मालूम है? मैंने बचपन में ना इतनी मार खाई पिताजी की, मतलब मेरे शरीर में ना ऐसे बैंत के बड़े बड़े वो रहते थे, और मुझे ऐसे बांध के मारते थे, और गरीबी में जी गया। लेकिन एक चीज जो मैंने अपने अंदर देखी ना, वो क्या मालूम है? मैं बचपन से है ना ऐसे गुनगुनाते हुए चलते रहना, बस हमेशा ऐसी आदत रही मेरी। मैं कभी भी आज भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप मुझे अकेला छोड़ दो, मान लो मैं अभी यहाँ से निकला, मैं अभी बाहर अभी सड़क पे गया मान लो, तो मेरे माइंड में सीधा गाना आ जाएगा। मतलब मैं गुनगुनाने लग जाऊंगा और गाना गाने लग जाऊंगा। तो मतलब क्या होता है कि तो ये बचपन से ना मेरी एक आदत सी थी कि तनाव लेता ही नहीं था, कभी लिया ही नहीं। बोले बस नहीं आई, बहुत 2 घंटे लेट आएगी, ठीक है चलो और कोई रास्ता ढूंढते हैं। कोई बोला ऐसा नहीं होगा, अच्छा भाई वो देखते हैं। अब बम्बई में बोले कि पैसा नहीं है, खाली 20 पैसा ही है। तो यार 20 पैसे में क्या आता है यार, पाव वड़ा पाव मिलेगा, चलो वड़ा पाव भी खा लेते हैं आज, मान लो। तो ऐसा रोटी दाल नहीं मिली सही। तो मतलब ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा तो जीवन में एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपको? कभी किया ही नहीं। मैं देखो मेरा मानना क्या था मालूम है, जो हो रहा है उसके साथ क्या कर सकते हो करो ना भाई। तुम दुखी होके कर क्या लोगे? कौन सी वो चीज सुधरने वाली है जो तू दुखी हो जाएगा? पता नहीं, ये मेरा डायलॉग मेरे माइंड में था। तो इसलिए मैंने जीवन में ना कभी तनाव कभी लिया ही नहीं। और हारने का सवाल मेरे सामने क्यों नहीं था मालूम है? मैंने जब मैं कॉलेज में था ना, उसी समय चूंकि मैं बहुत चीज़ों में मुझे तकलीफें हुई, तो मैंने उसी समय एक शेर बनाया था कि जिंदगी में हर हार ने मुझे इस कदर भड़काया है कि मंजिल को पाने का मुझ में दुगना जोश आया है। क्या बात है सर, मतलब आप अपने मोटिवेटर स्वयं रहे। खुद ही रहा। मनी वो लोग कहते ना कि जब बाहर आएगी तो तेरे घर में फूल खिलेंगे। तो मैंने शेर लिखा, नहीं हम बाहरों को ढूंढ लाएंगे, अपने घर में जबरदस्ती फूल खिलाएंगे। ब्यूटीफुल। तो मेरा मानना क्या मालूम है, देखिए वो एक मोहम्मद रफी का गाना था बहुत पुराना, कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़कर छीनी जाती है। तो छीनो अपनी जिंदगी को, बनाओ, कोई देता लेता नहीं है तुम्हें जिंदगी, यू हैव टू क्रिएट इट। सर मुझे लगता है वी हैव टू हैव एन एपिसोड ऑन दिस, क्योंकि तनाव में सारी दुनिया घूम रही है। मुझे तनाव है, मेरे आसपास के लोगों को तनाव है, और ये तनाव हमें धीरे धीरे खा रही है, बढ़ा तो नहीं रही है सर। तनाव तो लोगों को तोड़ रहा है भाई, जबरदस्त। तो इसके ऊपर तो फिर हमें अलग से बात करेंगे तो मजा आएगा। हाँ सर, लेकिन आज चलते चलते, आज आपकी चूंकि मैंने पूरी जिंदगी सुनी है सर, मुझे बहुत मजा आया। अपने जीवन पर एक गाना बता दिए सर जो आपको बहुत पसंद है, जब गुनगुनाते रहते हैं। देखिए मेरे जीवन में ना बहुत सारे गानों ने मुझे प्रेरणा दी है कि न सर झुका के जियो, न वो है ना एक हमराज का गाना था बहुत, कि जियो मुस्कुरा के जियो करके, उस तरह का गाना है। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, मतलब इस तरह का गाना है ना। तो ये सब गानों ने, देखिए गाने तो बहुत सारे आए, पर लोग प्रेरणा थोड़ी लेते हैं। और आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो है बस यही पल है। तो मैंने तो उस गाने से सीखा। हाँ, अरे सर गा के सुनाइए, जो भी बहुत वो प्यारा गाना है। पल है कि तो
और लेकिन मेरा जो बचपन से अब तक जो मेरा है ना, वो क्या कॉलर ट्यून भी बना हुआ है मेरे मोबाइल में। अच्छा। और वो है मैं जिंदगी का, हाँ, मैं जिंदगी का साथ थी, क्योंकि वो गाना है ना फिलोसफिकल गाना है, साहिल लुधियानी ने लिखा है उसको। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो बस ये गाना मेरी ज़िंदगी का फिलोसफिकल गाना है। ब्यूटीफुल सर, आपके साथ सच में बात करने के बाद आज मुझ में ना एक नया जोश आ गया है। मैं नहीं हारूंगी, मुझे ये स्लोगन मिल गया आपसे, अब मैं भी नहीं हारने वाली जीवन में। और एक गाना ना मेरा बड़ा फेवरेट, जो मैं कई अपने क्लास में भी सुनाता था लोगों को। हाँ। रात भर का है मेहमां अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमां किसके रोके रुका है सवेरा। तो इसलिए चलते जाओ, बस सीधी बात है। और दुनिया में क्यों आए हैं? खिलने के लिए। तो अपनी सुगंध में खिल जाओ, कोई तुम्हारी सुगंध सूंघे ना सूंघे, कोई तुम्हारे को तारीफ करे ना करें, तुम तुम्हारे खिल के चले जाओ, जिसको नाक में जाना घुस जाएगी, नहीं जाना है तो तुम तुम्हारे जी के चले जाओ बस। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। पूरा जीवन आपका फुल ऑफ मोटिवेशन है। आपके जीवन के एक एक सूत्र जब आप बता रहे थे ना, तो मैं डिसअपॉइंट हो रही थी और उसके बाद तुरंत खिल जा रही थी। मैं कह रही थी अच्छा, अगर ऐसा मेरे साथ होता तो शायद मैं बिखर जाती, पर आपने बिखरने नहीं दिया खुद को सर। थैंक यू वेरी मच। लोग मोटिवेशनल क्लासेस के लिए जाते हैं, वो होता है ना सर, आओ जीवन सुंदर बनाएं और अपने आप को आर्ट ऑफ लिविंग सीखें। You yourself are the artist of life. Thank you, sir. Thank you. Thank you.